जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट आज 19 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और आज डे 33 है, जो कि सर के द्वारा कवर करवाया गया है आज के दिन ही। तो हम लोग सारे टेस्ट को कवर करते हैं। इसका होमवर्क और जितने भी टेस्ट है ना, टेस्ट के जितने भी पीडीएफ है, वो सारे के सारे आपको मेरे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जाइए जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए और लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रत्येक दिन का टेस्ट सीरीज आपको कवर करवाया जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये टेस्ट आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2024 में 47वें राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए। दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था 2024 में, जिसमें 47 नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी बने हैं और ये दूसरे बार राष्ट्रपति बने। ध्यान रखिएगा। और अमेरिका में सबसे अधिक उम्र वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही बने हैं, तो उन्हें भी ध्यान रखिएगा। और ये रिपब्लिकन पार्टी से बने। इन्होंने कमला जो हैरिस थी ना, उनको उन्होंने हराया, उसके बाद ये यहाँ के राष्ट्रपति बने। देखिए, अमेरिका में जो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है ना, वो 20 जनवरी को होता है। मतलब प्रत्येक बार जब भी चुनाव होता है ना, तो उसके 20 जनवरी को ही राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण लिया जाता है। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इनका जो चुनाव का शपथ ग्रहण होता है ना, वो 25 जनवरी को होता है। ठीक है, तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन में आयोजित चुनाव में लेबर पार्टी की कितने वर्षों के बाद सत्ता में वापसी हुई है। देखिए, अभी हाल ही में ब्रिटेन में भी चुनाव हो रहा था, जिस तरीके से अमेरिका में चुनाव हो रहा था, तो वहाँ पे लेबर पार्टी फिर से सत्ता में आई हैं, जो कि 14 साल के बाद आई हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। लेबर पार्टी से एक फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, तो उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा किस बजट भाषण के दौरान किया गया था। देखिए, अभी हाल ही में 2023-24 का जो बजट था ना, उसमें ये घोषणा किया गया था स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। और ये किस चीज़ के लिए था, तो भारत में जो बागवानी होती है ना, बागवानी में क्या होता है, फल फूल और जो सब्जियां होती है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो उनके प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो है ये कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग बजट की करते हैं, तो देखिए, भारत में सबसे पहला बजट पेश किया गया था 1860 में, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आज़ादी के बाद भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, सनमुखम सेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, जॉन मथाई हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहला डिजिटल बजट किसके द्वारा पेश किया गया था और कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, 2021 में किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो ये बजट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग बजट से कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि बजट का वर्णन किस आर्टिकल में है। वैसे तो संविधान में बजट वर्ड का यूज नहीं किया गया है, लेकिन किस वर्ड का यूज किया गया है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, कमेंट करने से आप ही का रिवीजन होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तथा मानव विकास सूचकांक जिसे HDI भी कहते हैं, उसमें भारत का स्थान कितने नंबर का है। देखिए, प्रत्येक साल जो है ना, वो HDI इंडेक्स निकाला जाता है UNDP के द्वारा। बात अगर हम लोग UNDP की करते हैं ना, तो इसकी स्थापना 1965 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और UNDP के द्वारा ही HDI इंडेक्स निकाला जाता है। तो 2024 में जो इंडेक्स निकाला गया था ना, उसमें इंडिया का रैंकिंग 134वें स्थान पे था। अगर प्रथम स्थान पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड। देखिए, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होते हैं ना, इसमें टोटल 3 आधार होते हैं। 3 आधार पे इसको मापा जाता है। ये आधार भी एग्जाम में पूछा गया है, तो उस आधार को भी ध्यान रखिएगा। पहला तो शिक्षा हो जाएगा, दूसरा जीवन प्रत्याशा और तीसरा आपका प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों आधार पे HDI इंडेक्स को निकाला जाता है। और सबसे पहले कब निकाला गया था, जारी किया गया था, तो 1990 में किया गया था। ठीक है, देखिए, UNDP एक और सूचकांक जारी करती है, विश्व लैंगिक असमानता सूचकांक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, उसे भी UNDP के द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए अभी हाल ही में 2025 का वैश्विक भुखमरी सूचकांक निकाला गया था, जिसमें इंडिया का स्थान बताया गया है 105वें स्थान पे इंडिया है। देखिए ये जो सूचकांक है ना, इसके भी कुछ संकेतक होते हैं, जैसे कि SDI का संकेत है ना, उसी तरीके से इसका भी संकेत होता है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। इसके 4 संकेत होते हैं। पहला ध्यान रखिएगा, पहला तो अल्प पोषण के आधार पर निकाला जाता है, दूसरा बाल दुबलापन या फिर दुर्बलता के आधार पे, तीसरा बाल बौनापन के आधार पे और चौथा बाल मृत्यु दर के आधार पे। तो ये 4 आधार पे वैश्विक भुखमरी सूचकांक को निकाला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 105वां स्थान पे इंडिया इसमें है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश कौन से हैं। देखिए यहाँ पे SDG रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले तो इसकी अवधारणा इंडिया में कहाँ से आई है, तो ध्यान रखिएगा USA से। ठीक है, 2015 में एक गोल डिफाइन किया गया था, जिसमें 17 गोल रखे गए थे। ठीक है, इसको कहा गया था ना कि 2030 तक इन 17 गोल को हम लोग पूरा करेंगे। इस 17 गोल में आपको भुखमरी को कैसे समाप्त करना है, गरीबी कैसे समाप्त करना है, लैंगिक असमानता को कैसे लाना है, यहाँ तक कि क्लाइमेट जो चेंज है ना, उस तक के गोल को यहाँ पे डिफाइन किया गया है और इसको कहा गया कि 2030 तक हम लोग पूरा करेंगे। बाकी देखते हैं 2030 में कौन से देश इसको पूरा कर पाते हैं, वो तो टाइम बताएगा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 देश पूछा गया है ना, तो ध्यान रखिएगा, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। आपको SDG का भारतीय संदर्भ में पूछा जाएगा, तो इसका भी एक रैंकिंग निकाला जाता है नीति आयोग के द्वारा। इसमें टॉप पे कौन है, तो केरला है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में केरल टॉप पे सिर्फ इसी में नहीं है, बल्कि वो साक्षरता में भी है। काफ़ी चीज़ों में इंडिया में केरल टॉप पे हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यागी टाइफून एक प्रकार का चक्रवात है जिसका नामकरण किया गया। देखिए ये जो यागी टाइफून है ना, चक्रवात है, वो जापान के आसपास आया था और जापान के द्वारा ही इसका नामकरण भी किया गया था। इसके लिए भारतीय नौसेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सद्भाव। इस ऑपरेशन सद्भाव का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप रेमेल चक्रवात भी ध्यान रखिएगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास आया था, भारत के पूर्वी तट पे। इसका नामकरण किसने करा था, तो ओमान ने करा था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो इसे ध्यान रखिएगा। 2025 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 10वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका सुमेलित करने का यहाँ पे सूचकांक है और भारत में उसकी रैंकिंग है। पहला सूचकांक है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया का कैमा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा 176वां हो जाएगा। शांति सूचकांक में इंडिया 116वें स्थान पे, वही भुखमरी में इंडिया 105वें स्थान पे है और खुशहाली में इंडिया 126वें स्थान पे। आप लोग बताइएगा कि पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया कैमे स्थान पे है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे आपका रिवीजन हो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये रिवीजन सीरीज है, जो कि पिछले जो टेस्ट हुआ था ना, उसका ये रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब किया गया था, ध्यान रखिएगा 16 मार्च 2024 को किया गया था। 18वीं लोकसभा के चुनाव को कब से कब तक आयोजित किया गया था, तो 19 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 1 जून तक ये चलता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में अंडमान की किस जनजाति ने भाग लिया था, तो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हो रहा था ना, तो वहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सोमपेन जनजाति ने सबसे पहले उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। और यहाँ से ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा का जो ब्रू जनजाति था ना, उन्होंने भी पहली बार भागीदारी किया था चुनाव में, तो उसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता कौन लगाता है, तो चुनाव आयोग लगाता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में किस सीट को निर्विरोध घोषित किया गया था, तो ये सूरत का सीट था और वहां से मुकेश दलाल जीते थे, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में किस संसदीय क्षेत्र में नोटा सर्वाधिक दबाया गया था, तो सबसे ज़्यादा नोटा का यूज किया गया था इंदौर का जो क्षेत्र था ना, वहाँ से किया गया था, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा में किस गठबंधन में सर्वाधिक सीटों का सरकार बनाई थी, तो यहाँ पे NDA गठबंधन ने बनाया था 293 सीटों पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। लोकसभा सीटों में परिवर्तन के लिए परिसीमन का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 82 में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब और किसके द्वारा कराया गया था। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे तो आप लोग रट ही जाइएगा।
पहली बार जनगणना नियमित रूप से कराया गया था 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड। शासकीय जनगणना के रूप में पूछे, अगर आपका दशकीय रूप में पूछे, अगर आपको नियमित जनगणना पूछे तो ये सभी का आंसर ध्यान रखिएगा 1881 का लॉर्ड रिपन के द्वारा। पहली बार जनगणना इंडिया में कब कराया गया था तो ध्यान रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा कराया गया था। और 2011 का जो जनगणना है ना वो आज़ादी मतलब आज़ाद भारत का कैमा नंबर का जनगणना है तो ध्यान रखिएगा 7वें नंबर का। ऐसे पूछेगा कि भारत का कितने नंबर का जनगणना है 2011 का तो ध्यान रखिएगा 15वें नंबर का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए धन विधेयक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो धन विधेयक सबसे पहले तो राष्ट्रपति के पास जाता है, वो सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद ये लोकसभा में जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को बस 14 दिन तक मोहलत दिया जाता है, उनको पसंद हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, धन विधेयक पास हो जाता है। और धन विधेयक पर ध्यान रखिए कभी भी ज्वाइंट सेक्शन नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। और धन विधेयक का संबंध कौन से आर्टिकल से तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 दोनों से है। इसमें इनका विशेष प्रावधान है और इसमें इनका बताया गया है कि धन विधेयक का परिभाषा क्या है तो आर्टिकल 110। तो दोनों आर्टिकल आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत सागर किन दो देशों की सीमाओं पे अवस्थित है। ध्यान रखिएगा मृत सागर जो है ना वो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा लवणता किस सागर में है तो ध्यान रखिएगा मृत सागर में ही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो ध्यान रखिएगा कैस्पियन सागर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका के गिनी के तट पे चलने वाले गर्म और शुष्क हवाओं को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए अफ्रीका का जो गिनी तट है, जैसे कि अफ्रीका हो गया, यहाँ पे एक गिनी तट है, यहाँ पे जो गर्म हवाएं चलती है ना उसको हरमट्टन हवाएं कहा जाता है, ठीक है। और इसी के द्वारा सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है और ये एक प्रकार की गर्म हवा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन कब और किस राज्य में किया गया था तो ध्यान रखिएगा भारत में सबसे पहली बार लोकायुक्त का गठन किया गया था 1971 में महाराष्ट्र में, ठीक है। देखिए भारत में सबसे पहली बार लोकपाल जो विधेयक आया था ना वो 1968 में आया था। ये पूरे भारत के लेवल पे था, ठीक है। यहाँ पे तो स्टेट हो गया ना, वो भारत के लेवल पे था, बट ये विधेयक यहाँ पे पारित नहीं होता है। उसके बाद फिर 2013 में भारत में लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम आता है जो कि पारित होता है और इसके बाद जाके 2016 में भारत में लोकपाल का गठन किया जाता है। और लोकपाल का गठन क्यों किया गया है ताकि भ्रष्टाचार की जाँच हो सके, तो इसे ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना था तो ये खिलाफत आंदोलन था जो कि 1919 से लेकर 1922 तक चलता है। देखिए ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ था ना खलीफा के समर्थन में स्टार्ट किया गया था अली बंधुओं के द्वारा, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इसको महात्मा गांधी ने एक सुनहरा अवसर के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि अगर हमने मुस्लिमों का साथ दिया ना तो ये लोग मुस्लिम जो है वो हमें देश की आज़ादी में हमारा भी साथ देंगे, इसीलिए इन्होंने इनका समर्थन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने व प्रचार प्रसार करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 25 में यह प्रावधान किया गया है कि आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हो और उसका आप लोग प्रचार प्रसार भी कर सकते हो और यह एक प्रकार का मूल अधिकार है। बात अगर हम लोग मूल अधिकार की करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार का प्रावधान हमने यूएसए से लिया है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के प्रावधान मूल अधिकार से संबंधित है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल अधिकार का मांग सबसे पहले किस अधिवेशन में उठाया गया था मुद्दा, तो ध्यान रखिएगा 1931 का जो कराची अधिवेशन था ना, जिसकी अध्यक्षता पटेल साहब जी ने करा था, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले मूल अधिकार की मांग किया गया था। और भारत का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है मूल अधिकार को। और मूल अधिकार जो होता है ना वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार होता है, ठीक है। और ये नागरिकों के लिए एक प्रकार का सकारात्मक अधिकार है, वहीं पे राज्य के लिए एक प्रकार का नकारात्मक अधिकार है। तो मूल अधिकार के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों। और मूल अधिकार में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक के धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है और उसी के तहत ये धर्म को मानने का, धर्म का प्रचार प्रसार करने का, ये सबका अधिकार इसी में वर्णित है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असफलताओं का बादशाह किस शासक को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जितने भी कार्य किए ना, इनका सारा कार्य फेल हो गया। सबसे पहला कार्य तो इन्होंने ये किया कि राजधानी परिवर्तन कर दिए, राजधानी ये दिल्ली से दौलताबाद लेके गए, ये भी इनका मतलब सही नहीं गया। दूसरा, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, ये भी इनका खराबी चला गया। और सबसे खराब तो इनका सांकेतिक मुद्रा का चलाना था, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा जब इन्होंने चलाया ना, तो इनके दरबार में जो भी दरबारी रहा करते थे, उन्होंने इसका कॉपी करके मार्केट में उतार दिया, जिससे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया, तो मार्केट में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए इनको असफलताओं का बादशाह के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है, तो ध्यान रखिएगा थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। अगर सबसे छोटी अंतःस्रावी पूछिएगा तो ध्यान रखिएगा पीयूष ग्रंथि, या फिर इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा यकृत हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा लैक्राइमल हो जाएगा, जो कि आँख में पाया जाता है ये, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर की मिक्स ग्लैंड कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा अंगनाशय ग्रंथि हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2006 में प्लूटो की उसकी पद स्थिति से पदावनत किया गया, इस पर आधारित बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 2006 में जो है ना, चेक गणराज्य में एक बैठक होता है, वहाँ पे डिसाइड किया जाता है जो प्लूटो है ना, वो अरुण और वरुण जो हमारे जो ग्रह है ना, उसके बीच में ये आ जाया करता था। तो इसको यहाँ से हटा के इसको बौने ग्रह की सूची में इसको शामिल कर दिया गया प्लूटो को। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वर्तमान में कितने ग्रह हैं, और जितने भी ग्रह हैं ना, वो क्या करते हैं कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य से नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बुध हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा इस तरफ शुक्र हो जाएगा और इस तरफ मंगल हो जाएगा। देखिए, शुक्र जो है ना, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो संरचना है ना, वो जनरली पृथ्वी के समान ही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोर का तारा, शाम का तारा, या सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ध्यान रखिए शुक्र हो जाएगा। अगर आप ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा मंगल को जाना जाता है, और वहीं पर नीला ग्रह के रूप में पृथ्वी को जाना जाता है। ठीक है, और जो क्षुद्र ग्रह की जो पेटियाँ होती है, वो किन ग्रहों के बीच में होती है, तो उसे ध्यान रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। कमेंट वाला टॉपिक आप लोग कवर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार दरोगा का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है ये, तो इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातन स्थल रंगपुर की खोज किसके द्वारा किया गया था, और इसकी अवस्थिति कहाँ पे है। देखिए, ये जो रंगपुर है ना, इसके खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, और ये गुजरात में अवस्थित है। इसी रंगपुर से धान की जो भूसी है ना, उसका साक्ष्य मिला था। देखिए, गुजरात से आपको 2-3 स्थल और ध्यान रखने हैं। पहला तो ध्यान रखिएगा धौलावीरा से ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को का 40वां साइट के रूप में धौलावीरा शामिल है, और ये गुजरात में ही अवस्थित है। ठीक है, और ये तीनों तरफ जो है ये किला से घिरा हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंदर का स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा लोथल हो जाएगा, जो कि भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये भी गुजरात में है। यहाँ से फारस की मोहरें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था ना, वो पश्चिमी देशों के साथ भी था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, सिंधु सभ्यता का खोज सबसे पहले हड़प्पा में किया गया था, और इसी के नाम पे इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका खोज 1921 में किसके द्वारा किया गया, कमेंट कीजिए। और फिर 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। उसके बाद फिर राखीगढ़ी। अगर इंडिया के संदर्भ में देखा जाएगा तो सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हो जाएगा, और दूसरा धौलागिरा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं, वह भी किसी प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। यह न्यूटन के किस नियम पे आधारित है, तो यह न्यूटन के तीसरे नियम पे आधारित है। देखिए, आइजैक न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिए गए थे। पहला नियम से तो आपका बल का परिभाषा और जड़त्व या फिर गैलीलियो के नियम का पता चलता है। दूसरा नियम से आपका बल का व्यंजक पता चलता है, और तीसरा नियम से आपका प्रतिक्रिया के विपरीत जो प्रतिक्रिया है ना, उसके बारे में पता चलता है।
ये तीनों का वर्णन इनका एक बुक था जिसका नाम है प्रिंस पिरिया, जो कि 1768 में पब्लिश किया गया था। इसी में इन्होंने तीनों नियम दिया था। आइजैक न्यूटन से ध्यान रखिएगा, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम भी दिए हैं। 2 नियम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि सापेक्षता का जो नियम है वो किन के द्वारा दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा जिससे कि आपका ये रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, दूसरे नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन स्थल धौलावीरा किस द्वीप पे अवस्थित है। देखिए ये जो धौलावीरा है ना, अभी हमने आपको बताया था कि ये गुजरात में अवस्थित है और ये यूनेस्को के 40वां साइट में भी ये शामिल हो चुका है और ये गुजरात के कच्छ जिला खादिर बेट नामक द्वीप पे अवस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। देखिए बौद्ध धर्म के टोटल 4 संगीतियाँ होती है, तो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी ना वो कनिष्क के टाइम में हुआ था, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो उसकी जो अध्यक्षता है वो वसुमित्र के द्वारा किया गया था। वहीं पे उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष बनते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएगा। यहाँ से आपको चारों बौद्ध संगीति आपको रट लेना है। पहला ध्यान रखिएगा, पहला तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगीर में और ये अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा महाकश्यप के द्वारा किया गया था। वहीं पे दूसरी जो अध्यक्षता हुई थी ना वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में, काला अशोक के टाइम पीरियड में हुआ था और ये सावाकामी के अध्यक्षता में किया गया था। अगर आपसे तीसरा पूछा जाएगा तो तीसरा 250 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्रा में और ये अशोक के टाइम पीरियड में हुआ था और यहाँ पे अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिसके द्वारा किया गया था। तो बौद्ध धर्म की ये 4 संगीतियाँ हैं दोस्तों और ये चारों संगीतियाँ एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो चारों आपका रटा हुआ होना चाहिए। और बौद्ध धर्म से ध्यान रखिएगा, जातक ग्रंथ का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलिविया का पठार किस महाद्वीप पे अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे अवस्थित है। देखिए दोस्तों ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे एक पर्वत है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा हुआ पर्वत है। इस पर्वत का नाम है इंडीज पर्वत। ठीक है, इसी इंडीज पर्वत है, यहाँ पे बुल्गारिया का पठार है और इसी बुल्गारिया के पठार के जस्ट ऊपर एक झील पाया जाता है जिसका नाम है टीटीकाका का झील। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंडीज पर्वत। अगर आपसे रॉकी पर्वत पूछा जाएगा तो वो किस महाद्वीप में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीय उष्मीयकरण में सर्वाधिक विशिष्ट योगदान किस गैस का। यहाँ पे आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा गया है, तो या तो आपके ऑप्शन में CO2 हो या फिर आपके ऑप्शन में CFC हो, तो आप लोग अपने ऑप्शन के हिसाब से इसे टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज के मूल और प्रशासनिक ढांचा संबंधी विचार किस समिति के द्वारा लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में आती है, उन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की वकालत की थी। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आती है, उनका भी संबंध पंचायती राज से होता है। देखिए अगर आपसे 73वां संविधान संशोधन पूछा जाएगा जो कि 1992 में आता है, तो इसका संबंध किससे है, तो पंचायती राज से है। इस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया था, आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक के ओ तक के प्रावधान को भी जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, लेकिन लागू कब होता है, तो ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक साल पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 74वां संविधान संशोधन किस लिए लाया गया था, तो ध्यान रखिएगा नगर पालिकाओं के गठन के लिए 74वां संविधान संशोधन लाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों संविधान संशोधन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको उसको रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ठगी उन्मूलन संबंधी सुधार लागू किए थे। ध्यान रखिएगा ये जो ठगी उन्मूलन संबंधी सुधार है ना, अगर आपसे गवर्नर पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। किनके द्वारा किया गया था, तो इन्होंने इनको भेजा था, हेनरी स्लीमैन को भेजा था, तो इनके द्वारा किया गया। तो आप लोग अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि शरीर की सबसे विशाल रासायनिक फैक्ट्री के रूप में जानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा लीवर। देखिए लीवर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर किस सेल से बनी होती है, तो ध्यान रखिएगा सोमैटो सेल से ये बनी होती है। यह एक प्रकार का वसीय अंग है और पाचन ग्रंथि में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश में कौन सी 2 अनुसूचियां प्रभावित होती है। देखिए अगर हमने आर्टिकल 2 या फिर आर्टिकल 3 में किसी तरीके से छेड़छाड़ कराना, तो पहली और चौथी अनुसूची इससे प्रभावित होंगी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी समझौते में गांधी जी ने 11 सूत्री की मांग किया था और उनका वर्णन यंग इंडिया में उन्होंने करा है। ठीक है, इसी समझौता के बाद वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़े तक पहुंचाने में कौन सी रक्त वाहिकाएं सपोर्ट करती हैं, तो ध्यान रखिएगा फुफ्फुस धमनी करती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कंकाल में कैलिवर कॉलर बोन की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा इसकी 2 संख्या होती है। देखिए यहाँ पे अगर कंकाल की बात करते हैं ना, तो मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डी होती है, 206 होती है। बच्चों में कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 300 होती है। देखिए ये जो 206 होती है ना, इसमें तो 80 जो होता है वो अक्षीय होता है, मतलब एक्सियल होता है, और 120 हड्डी जो होती है वो अपेंडिकुलर होती है। ठीक है, उपांगीय होती है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु जनित नहीं है। ठीक है, तो विषाणु जनित कौन सा रोग नहीं हो जाएगा। चिकन पॉक्स तो विषाणु से होता है, स्मॉल पॉक्स भी होता है, लेकिन प्लेग, पेचिस और तपेदिक वायरस से नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर प्लेग, पेचिस और तपेदिक हो जाएगा, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद के उन्मूलन और निर्माण का प्रावधान करती है। तो देखिए कौन से ऐसे आर्टिकल है जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य में जो विधान परिषद होगी उनको किस तरीके से उनका उन्मूलन किया जाएगा या फिर उनका निर्माण करना चाहे कोई भी विधानसभा तो किस तरीके से करेगी, उसका प्रावधान आर्टिकल 169 में किया गया है। तो वर्तमान में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, और ये 6 में से 6 कौन कौन से राज्य हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग छाप दीजिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। देखिए विधान परिषद से ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है, तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का कितना होना चाहिए। देखिए किसी भी राज्य में जो विधान परिषदें होंगी ना, उस राज्य की जो विधान सभा होंगी उनका 1/3 सदस्य से ज़्यादा ना हो और 40 सदस्य से कम भी ना हो, तो दोनों प्रावधान आपको रटे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। देखिए यहाँ पे द्विसदनीय, यहाँ पे विधान परिषद के बारे में पूछा गया है, जो कि वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है। तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र हो जाएगा और कर्नाटक। तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद को भंग करने का अधिकार किसे है। देखिए राज्य की जो विधान परिषदें होती हैं ना, उनका भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रकार की स्थायी सदन होती है। जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होते हैं ना, लोकसभा का तो विघटन हो जाता है, राज्यसभा एक प्रकार का स्थायी सदन है, उनका कोई विघटन होता नहीं है। उसी तरीके से विधान परिषद का भी विघटन नहीं किया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है। देखिए राज्य में अगर कार्यपालिका शक्ति को ज़्यादा बढ़ाना है ना, तो ये काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है आर्टिकल 162 के तहत। अगर वहीं पे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बढ़ाना रहेगा तो वो राष्ट्रपति बढ़ाएंगे आर्टिकल 73 के तहत। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जा सकते। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, जब 2 सदन होता है। ठीक है, जब 2 सदन होता है, वहाँ पे एक सदन कोई भी विधेयक को पारित कर दिया, दूसरा सदन बोला कि नहीं हमको ये पसंद नहीं आया या फिर हम इसे पारित नहीं करना चाहते, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन। लेकिन आप बताओ कि राज्य विधानमंडल में क्या 2 सदन होते हैं। जी नहीं, 2 सदन वैसे तो होते हैं। राज्य विधानमंडल में एक विधानसभा एक विधान परिषदें होती हैं, लेकिन विधान परिषद तो केवल 6 राज्यों में है ना, तो बाकी राज्यों में तो नहीं है। तो वहाँ पे संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 196 में कि राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा को किस अनुसूची में वर्णित राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा 7वां अनुसूची पे। ठीक है, क्वेश्चन है कि ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य ही नहीं है। तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या कहा जाता है। तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान कहता है कि 6 मंथ के अंदर उनका चुनाव करवा दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल की संरचना में एक सदनीय विधायिका में कौन कौन से शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक सदनीय जो विधायिका होती है ना राज्य के विधानमंडल में, जहाँ पे एक ही सदन हो तो वहाँ पे विधानसभा और राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर द्विसदनीय विधायिका होगा तो यहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषदें भी होंगी और साथ ही साथ राज्यपाल भी होगा, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो देखिए आर्टिकल 164 में ये प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ना वो राज्यपाल करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की जा सकती है या संविधान के किस संशोधन से संबंधित है। देखिए एक व्यक्ति एक ही साथ एक राज्य या फिर एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसका प्रावधान किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रावधान है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है। तो ध्यान रखिएगा पांडुचेरी विधानसभा, वहाँ पे ओनली 30 विधायक ही हैं, तो भारत की सबसे छोटी विधानसभा है पांडुचेरी विधानसभा। नेक्स्ट है कि विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना उनको साधारण बहुमत के आधार पर हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रखिएगा विधानसभा के प्रति होते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाएगा तो राज्यपाल के प्रति होंगे। अगर आपसे केंद्र के मंत्रिपरिषद पूछा जाएगा सामूहिक रूप से तो ध्यान रखिएगा वो लोकसभा के प्रति हो जाएंगे और व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी वो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा में किसी दल का निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर किस अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है, इसी के द्वारा दल बदल पे अंकुश लगाया जाता है और ये दल बदल का जो प्रावधान है ना वो 10वां अनुसूची में वर्णित है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल कितना आरक्षण की बात किया गया है। तो ध्यान रखिएगा राज्य विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो यहाँ पे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी इनकी। तो ध्यान रखिएगा 1916 में जब बीएचयू का उद्घाटन हो रहा था ना, इसी में उन्होंने सबसे पहले बार पार्टिसिपेट करा था। वैसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटते हैं, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और जब ये आते हैं ना तो 1915 से लेकर 1916 तक ये भारत का भ्रमण करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, इसे भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद उन्होंने बीएचयू में गए, उन्होंने पहला भाषण भी उन्होंने यहीं पर दिया था। उसके बाद 1917 से इनका सारा चंपारण आंदोलन वगैरह इनका स्टार्ट हो जाता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। यहाँ पे इनका आंदोलन है, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब होता है। तो 1918 में होता है। वहीं पे चंपारण 1917 में होता है। और रॉलेट एक्ट आता है 1919 में और खेरा आंदोलन होता है 1918 में। तो ये चारों क्रोनोलॉजी आपको आप ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में आजकल क्या है ना कि क्रोनोलॉजी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डेट तो आपको रटा होगा तभी तो क्रोनोलॉजी कर पाओगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन युवा पीढ़ी के नेतृत्व सौंपने का प्रतीक माना जाता है। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है ना वही माना जाता है। इसके नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा नेहरू जी के द्वारा किया गया था और ये रावी नदी के तट पे किया गया था। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले झंडा को फहराया भी गया था, ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे सुमेलित कीजिए। पहला है कि महात्मा गांधी की नोआखली दौरा, तो नोआखली का दौरा कब किया गया था। तो 1946 में किया गया था। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र कब दिया था। तो ध्यान रखिएगा 1949 में दिया था। बारदौली सत्याग्रह कब होता है। तो 1928 में होता है। पटेल जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह एक प्रकार का किसान आंदोलन होता है। और चंपारण 1917 में होता है। तो ये फैक्ट सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन या अधिनियम के तहत कार्यपालिका को पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का बादशाह घोषित किया था। तो ध्यान रखिएगा बहादुर शाह जफर को उन्होंने भारत का बादशाह घोषित किया था। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर के ही नेतृत्व में 1857 का विद्रोह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा 1892 का अधिवेशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन का प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा एस एन बनर्जी के द्वारा किया गया था।
यहाँ से बंगाल विभाजन ध्यान रखिएगा 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ था और इसी की गुस्सा के कारण 7 अगस्त 1900 कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट होता है बंगभंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। और इसका नेतृत्व अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया था, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपने अच्छे भाषण में घोषणा के तहत भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का स्वशासन या स्वराज है। तो ये किया गया था 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था ना, जिसके अंदर नौरोजी के द्वारा किया गया था। उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज की मांग की थी, तो उसे ध्यान रखिएगा। और स्वराज वर्ड किसके द्वारा यूज किया गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा यूज किया गया था, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का नाम क्या होता है। तो देखिए जो भूकंप का जो उद्गम होता है ना, तो जो पृथ्वी की सतह पे वो जाता है ना, तो उसको हम लोग ईपी सेंटर या फिर अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किस तिथि को किया गया था और कुल कितने परीक्षण किए गए थे। देखिए भारत का पहला परीक्षण किया गया था पोखरण में 1974 में किया गया था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। दूसरा परीक्षण 1998 में होता है मई में, एक तो 11 मई को होता है, दूसरा 13 मई को होता है। टोटल 5 परमाणु परीक्षण किया गया था ऑपरेशन शक्ति के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु हमले से प्रभावित नागासाकी शहर जापान के किस द्वीप पे अवस्थित है। ध्यान रखिएगा जापान के क्यूशू द्वीप पे है, जो कि पश्चिमी भाग में अवस्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसको एनडीआरएफ कहते हैं, इसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 2005 के अधिनियम के तहत किया गया। इनको वित्त किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो 11वें वित्त आयोग के द्वारा इनको वित्त प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयानक होता है। तो अक्टूबर नवंबर के मंथ में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात होता है ना, काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप होता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा परमाणु आपदा, जो कि यूक्रेन में हुआ था, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब शुरू की गई तथा भारत सरकार के द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण का लक्ष्य कब तक रखा गया था। ध्यान रखिएगा 2016 में इसे शुरू किया गया था और इसका टारगेट रखा गया था 2016 से 2030 तक का, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्र में कौन सा एक नोडल मंत्रालय कार्य करते हैं। देखिए सूखे को छोड़कर जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, उसके लिए जिम्मेदार गृह मंत्रालय होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने भारतीय व्यक्तियों और संस्थानों के द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने के लिए किस पुरस्कार की स्थापना की है। ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार का उन्होंने शुरुआत किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है। तो यहाँ पे संसाधन हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपातकाल आएगा तो उस पर संसाधन थोड़ी नहीं इकट्ठा करोगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार घोषित करने की घोषणा कब किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 6 अगस्त 2021 को किया गया था। इसका पहला नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले पुरुष और पहले महिला कौन सी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ आनंद और गीता शेट्टी, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करता पहली महिला क्रिकेटर कौन थी। तो मिताली राज थी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला आजीवन उपलब्धि खेल सम्मान कौन सा है। ध्यान रखिए ध्यानचंद अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। तो ये 4 लोगों को प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका सारा PDF और जितने भी होमवर्क है ना मेरे टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिए गए हैं, तो जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।